सबसे पहले तो विशाल जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ धन्यवाद। एंड शुभकामनाएं आप ये नया पॉडकास्ट चैनल धन्यवाद। लॉन्च करने के लिए। धन्यवाद। और बाकी तो देखो, छोटा मुंह और बड़ी बात, सब भगवान की कृपा है, भाइयों का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, सबका सहयोग है कि टाइम टाइम पे सबने मदद करी, जिस वजह से आज जो भी है सबकी मदद की वजह से ही है। ये है, जब मर्जी चाहूँ उस दिन ज्वाइन कर लूँगा, कुछ करा जाए। मारुति को एक डीलरशिप चाहिए हल्द्वानी में, कोई पार्टी ढूंढ रहे, अप्रोच करा, 1 साल तक पीछे पीछे घूमा, उनके सारे नॉर्म्स पूरे करे। सब में कंपनी वाले भी वो कह रहे थे यार तुम संभाल लोगे, पापा बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आप परिवर्तन के साथ आप अपना बदलाव नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। दी एंड होने में टाइम नहीं लगता किसी को भी। कई बार हुआ है ऐसा, जब होपलेस हुए हैं कि यार नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा समय लगा और समय उससे बढ़िया आया। फिर आदमी कहता है नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, अच्छे आदमी ढूंढो तो मिलते नहीं है। वो जीतने वाला पैसा कहाँ से आता है? जो आप लोग 1000 लोग हारते हैं उनमें से कोई एक लोग जीतता है। तो 999 लोग हारे हुए, 999 लोग फेल हुए हैं, तब एक आदमी पास हुआ। आपकी गूंज, जहाँ हर आवाज मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हर आवाज मायने रखती है। आज हम आपकी गूंज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं आपको, जो यूथ आइकॉन है और पूरे उत्तराखंड में बहुत कम समय में यूथ के लिए एक प्रेरणा सूत्र का काम कर रहे हैं। जाना माना नाम है। ऑटो इंडस्ट्री में आप पूरे उत्तराखंड में कहीं भी चले जाइए, यूथ के लिए एक आइडल का काम करते हैं। और आज हम जानेंगे अपने पॉडकास्ट में कि ऑटो इंडस्ट्री में या और बिजनेस में कैसे यूथ को आगे आना चाहिए और क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे आपने यहां तक का सफर जारी करा, आपको बिजनेस करने में क्या समस्याएं आई। बहुत सारी बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है नैनीताल मोटर के निदेशक, यूथ आइकॉन भूपेश अग्रवाल जी। आपका स्वागत है धन्यवाद हमारे आपकी गुंज स्टूडियो में। आज हम आपसे जानेंगे कि आप बहुत कम एज में आपने एक बिजनेस एम्पायर को पूरे उत्तराखंड में, पूरे कुमाऊं में अगर कहें तो एक छत्र आपका नैनीताल मोटर के नाम से ऑटो सेक्टर में आपके पास कई एजेंसीज हैं, सैकड़ों युवाओं को आपने रोजगार दे रखा है। आप कैसे यहां तक पहुंचे, मैं भाई भूपेश जी से आपसे जानना चाहूंगा। क्या यहां तक पहुंचने में किसी समस्या का भी आपको सामना करना पड़ा, या पीछे से ही बचपन से ही आप किसी बहुत रिच फैमिली से थे, या आपने अपनी मेहनत से या किसी सपोर्ट से आप यहां तक पहुंचे? मैं आपसे आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। सबसे पहले तो विशाल जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ धन्यवाद। एंड शुभकामनाएं आप ये नया पॉडकास्ट चैनल लॉन्च करने के लिए। धन्यवाद। और बाकी तो देखो, छोटा मुंह और बड़ी बात, सब भगवान की कृपा है, भाइयों का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, सबका सहयोग है कि टाइम टाइम पे सबने मदद करी, जिस वजह से आज जो भी है सबकी मदद की वजह से ही है। और कोई भी देखो बिजनेस करता है आदमी, जिस कोई सीख के तो आता नहीं है। सब आदमी जब कर्म भूमि में अपना काम करता है तो अपने आप ही सब चीज़ें आ जाती हैं। एक्सपीरियंस से ही आदमी को सारी चीज़ें आती हैं। मैंने अपना बीबीए कंप्लीट किया था सन 2007 में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। उसके बाद जब पढ़ के आदमी आता है तो कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ करना है, कुछ जॉब करनी है या कुछ व्यापार करना है। तब एक बार दिमाग में ये भी आया कि भाई बीबीए कंप्लीट कर लिया, अब एमबीए क्यों ना करा जाए। तो लेकिन आजकल ट्रेंड चला था कि भाई साल में लोग आजकल ज़्यादातर जो भी ग्रेजुएशन करता है पहले 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेता है फिर एमबीए करता है। तो मैंने भी चाहा कि मैं भी कुछ करूं उसके बाद करूं। तो अपॉर्चुनिटी एकदम ही ढूंढते ढूंढते बाकी हमारा जो एंसेस्टर काम था पापा का, वो फूड ग्रेन का काम था। मंडी में हमारी पहाड़ की सप्लाई थी, तो कंपनी के काम थे, डिस्ट्रीब्यूशन था, C&F थे। तो कुछ था कि मन से कि भाई ये तो है ही है, जब मर्जी चाहूँ उस दिन ज्वाइन कर लूँगा, कुछ करा जाए। तो ढूंढते ढूंढते पता लगा कि भाई मारुति को एक डीलरशिप चाहिए हल्द्वानी में, कोई पार्टी ढूंढ रहे, अप्रोच करा, 1 साल तक पीछे पीछे घूमा, उनके सारे नॉर्म्स पूरे करे, सब कुछ करे। तो दिसंबर 2008 में हमने ये डीलरशिप मारुति की चालू कर ली थी। तब मेरी उम्र जो थी 21 ईयर्स का मैं था।
तब उस समय कंपनी वाले भी वो कह रहे थे यार तुम संभाल लोगे, पापा बैठेंगे नहीं बैठेंगे। तो मैं था, मेरे साथ मेरा कज़न नितिन भी है जो साथ में बैठता है। तो हम, उसकी उम्र भी मुझसे 1-2 साल ही बड़ी थी, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था। तो हम लोगों ने मिलके फिर ये देखिए वेंचर स्टार्ट किया। फिर करते करते हमने फिर पहाड़ों में भी अपने आउटलेट्स खोले, जगह जगह खोले। कस्टमर को हमने देखा कि भाई किस तरह ग्राहक संतुष्ट रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास ऐसा ब्रांड था मारुति का कि जिसमें हर क्लास के आदमी से हम जुड़ रहे थे। तो उस वजह से रीच बहुत ज़्यादा थी, रेंज बहुत ज़्यादा थी कंपनी की। तो मारुति तो ऐसी, आपको पता ही है, हिंदुस्तान में 50% का मार्केट शेयर पहले एक टाइम में होता था, आज भी देखा जाए तो 45% का मार्केट शेयर मेंटेन करके बैठी है। तो वो कंपनी का हमें बहुत, कंपनी वालों ने भी सिखाया बहुत कुछ, ग्राहकों ने भी सिखाया, और काम कर करके अब सीखी गए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे बड़ी बात जो श्रेय देने की है, आप अपने पेरेंट्स को और अपने मित्रों को भी आप श्रेय दे रहे हैं। लेकिन भूपेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं जो प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी का प्रयास करने का मतलब यह है कि 100% उसने एक मुकाम पाया है। तो लोग हताश हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि यूथ के लिए जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोरोना के बाद खास करके बड़े उतार चढ़ाव आए हैं मार्केट में। आप तो इतने बड़े एजेंसियां, कई एजेंसियों के साथ आप काम कर रहे हैं, टीवीएस के साथ और भी, स्वराज माजदा, तमाम कई सारे ऑटो सेक्टर के पास की कंपनियों की एजेंसी है आपके पास। तो यूथ जो है, अगर कोई प्रयास करता है बिजनेस में, वो चाहे जरूरी नहीं कि ऑटो इंडस्ट्री हो, अदर बिजनेस में भी अगर करता है, तो उसके लिए क्या एक आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिससे वो निरंतर थोड़ा समय दे करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। क्योंकि कोरोना के बाद मार्केट डाउन अप डाउन बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन होपलेस होने से कई बार लोग जो है अपना बिजनेस छोड़ भी देते हैं। क्या ऑटो इंडस्ट्री में ही आप इसको मानते हैं यूथ के लिए, या अदर इंडस्ट्री को आपको लगता है कि यार उस इंडस्ट्री में भी करा जाए? और फ्यूचर में ये ऑटो इंडस्ट्री का स्कोप क्या मानते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है, पहले डीजल पेट्रोल का जमाना था, अब एकदम से सीएनजी आई, अब इलेक्ट्रिक आने लग गई। तो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो आप डीजल पेट्रोल को लेकर के क्या स्कोप मानते हैं आप भारत में? देखो, समय परिवर्तनशील है। आप परिवर्तन के साथ आप अपने अपना बदलाव नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। एक टाइम था नोकिया का, बिल्कुल। हर किसी के हाथ पे देखो तो नोकिया का फोन होता था। कभी किसी ने सोचा था कि नोकिया मार्केट से गायब हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। नोकिया ने परिवर्तन नहीं किया। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आए, नोकिया ने कहा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो मेरी नॉलेज कहती है। लेकिन लोगों को नयापन चाहिए था, नहीं हुआ, मार्केट से बाहर हो गए। तो इसलिए समय परिवर्तनशील है। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम मार्केट से दी एंड होने में टाइम नहीं लगता किसी को भी। बाकी भाई कोई भी आज के डेट में व्यापार कर लो, कंपटीशन हर व्यापार में है। आप सोचो कि आपको कोई सिक्का बंद काम ऐसा हो कि भाई आदमी लाइन लगा के बिके, तो नहीं है। कोई भी मेहनत सब कामों में करनी पड़ेगी। आजकल क्या है, यूथ के साथ दिक्कत क्या है, पेशेंस नहीं है। आज कोई चीज़ का आदमी लगा रहा है, कोई पेड़ लगाते हो तो उसको आप पानी डालोगे, सींचोगे, उसके बाद उसका फ्रूट खाओगे। आदमी सोचता है मैंने आज पैसे लगाए, कल मैं इसका रिटर्न निकाल लूँ। या थोड़ा सा भी आदमी पे यूथ पैसा कमा लेता है तो अगले दिन से अपने खर्चे उस हिसाब से बढ़ा देता है। आप पहले स्टैंड हो जाइए, उसके बाद अपने खर्चे बढ़ाइए। आदमी बैंक से लोन लेता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे इस बैंक को लोन को रीपे करना पड़ता है, उसको अपने खर्चों में लगा देता है। तो जो लोग अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं, अननेसेसरी प्लानिंग, विदाउट एनी प्लानिंग काम कर रहे हैं, या काम कम करके पेशेंस नहीं है, वही लोगों को हताशा हो रही है। अगर सही तरीके से संयम रख के काम करेंगे, खर्चे अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता मेहनत करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। आपने जैसे एक बात बोली कि पैसेंस के साथ, और दूसरा आपने एक बहुत गहरी बात बोली कि आदमी को समय जरूर लगता है। और खर्चों की बात है, अधिकांश ऐसा होता है, ये हमने भी देखा है कि आदमी खर्चे बढ़ा देता है। अगर कहीं इनकम मान लीजिए 100 रुपए की हो रही है, तो वो 125 रुपए का रिस्क लेने का काम करना शुरू कर देता है। अगर वो कुछ टाइम नहीं हुई तो फिर जाहिर सी बात है वो लाइबिलिटी में बदलना शुरू हो जाता है उसका ऊपर का, क्योंकि रिकवर करना थोड़ा मुश्किल आ जाता है। क्या यूथ ऑटो इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया में अब छोटे छोटे ऑटो सेक्टर में आप कहें कि आप टुक टुक देख रहे हैं, ये छोटे इलेक्ट्रिक बाइक देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो क्या कम पैसे में ये ऑटो इंडस्ट्री में यूथ अपना भविष्य बना सकता है? नहीं, बनाने को बना सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। ई रिक्शा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ रहे हैं बहुत। लेकिन इन सब के साथ थोड़ा सा इशू ये है कि इनमें ब्रांड्स बहुत कम है। ज़्यादातर लोग चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबल कर रहे हैं। अब वो असेंबल जो कर रहे हैं, अब उसमें उसकी क्वालिटी की गुणवत्ता को देखना पड़ेगा कि भाई
कैसी प्रोडक्ट्स वो हैं आगे चल के, वो आपने एक बार शॉर्ट टाइम की तरह उसको बेच दिया, बाद में अगर ग्राहक को सर्विस नहीं दी तो फिर आपका नाम खराब होने लग जाएगा। तो बहुत स्कोप है, लेकिन आप सही ब्रांड का चयन करिए, सही लोगों के साथ जुड़िए। अगर आपने कोई गलत ब्रांड के साथ जुड़ लिया तो आपको बाद में वो तो ब्रांड आपको माल बेचे चले गया, लेकिन आपको लोकल कस्टमर आपको देखना, लोग आपका फेस देखते हैं, उसको नहीं जानते जो 500 किलोमीटर दूर बैठा है या 1000 किलोमीटर दूर बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। रेपुटेशन आपकी खराब होगी। जो भी ब्रांड आप चुने, बहुत सोच समझ के चुने, और मैं तो अच्छी ब्रांड के साथ जुड़ना चाहिए। दूसरा एक जो यूथ की सबसे बड़ी समस्या है, मैं सारे क्वेश्चन यूथ से इसलिए कर रहा हूँ, आप यूथ आइकॉन में बहुत कम एज में आपने एक स्टेबल सक्सेसफुल बिजनेसमैन का जो टैग कहें आपके ऊपर लगा हुआ है, और क्योंकि एक प्रेरणा का काम करेंगे आप, जो एक्सपीरियंस बताएंगे, अनुभव बताएंगे। जरूरी नहीं कि हर चीज़ गूगल पे ही हमें सर्च करने से मिले, और हमारे बीच के अगर कोई लोग आगे काम कर रहे हैं और सक्सेस हैं तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए, हमारे सब जितने दर्शक हैं। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया का जो प्रभाव इस समय यूथ पे पड़ रहा है, जिस कारण जो है नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, बेनिफिट से कम हो रहे हैं, उसको लेकर के यूथ को क्या आप अपनी बात रखते हैं? देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू भी है, एक खराब पहलू भी है। सोशल मीडिया का अच्छा पहलू भी है कि भाई आज मार्केटिंग में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। हर चीज़ एडवर्टीजमेंट में देखिए, सब चीज़ देखिए, फिल्टर लग जाते हैं कि भाई आपको किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। तो उसके दो ही चीज़ें, अब आदमी उसको अच्छी तरीके से भी ले सकता है, कोई उसमें समय खराब करने भी ले सकता है, कोई दिन भर रीलें बना रहा है बेकार की, कोई रीलों से कमा भी रहा है। तो अब यही है कि आप किस चीज़ को चयन करते हैं, वो आपके ऊपर है। ये बिल्कुल बड़ी बात है कि वो चॉइस तो खुद ही चूज करना पड़ेगा कि हम क्या पसंद करते हैं क्या नहीं। दूसरा, कभी लाइफ में ऐसे कोई आपने टिपिकल समय देखा कि आपको लगा हो कि यार जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, मेरे को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है? कभी ऐसा कोई पॉइंट्स आया जब कभी आप होपलेस हुए हों? कभी, क्योंकि कारोबार में तो चलिए होता है, कभी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज नहीं है आपको और कम एज में आप एक सक्सेस सीढ़ी तक हैं, कभी ऐसा लगा? कई बार हुआ है ऐसा, जब होपलेस हुए हैं कि यार नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा समय लगा और समय उससे बढ़िया आया फिर। उस समय तो लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, मतलब, लेकिन कर दिया उस समय। लेकिन ये लग रहा था कि अब कैसे रिकवर होगा वो सब चीज़ें, लेकिन भगवान की दुआ से, माता पिता के आशीर्वाद से वो और बढ़िया ही हुआ जो भी हुआ। जैसे चाइना का जो प्रोडक्ट हैं, हर क्षेत्र में हम देखें, चाहे ऑटो ही नहीं, आप एक्स वाई जेड, अब चाइना के आप तो बहुत सारी कंट्रीज जो है इस इंडस्ट्री में आ रही है, और जिस हिसाब से फटाफट सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो स्टेबिलिटी क्या है इस फील्ड को लेकर के? क्या आगे, क्योंकि सरकार की भी पॉलिसी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से अपना पैकअप कर रही हैं, तो ये भी तो एक हो सकता है कि आदमी को स्टार्ट करना चाहे या कोई बड़ा अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहे, तो उसके बाद सरकार की पॉलिसी एकदम से चेंज होने से, या कहें कि भाई कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंट्रियां अगर यहाँ उतर रही हैं, अभी सुनने में आ रहा था कि एलन मस्क का भी जो है ऑटो इंडस्ट्री में यहाँ एंट्री हो ही चुकी है लगभग लगभग। तो आप क्या मानते हैं कि फटाफट चेंज होने से क्या लॉसेज है, बेनिफिट्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखिए, जहाँ पे अगर बहुत सारी कंपनियां आती हैं तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में बदलाव होते हैं। इंडस्ट्री में बदलाव होते हैं तो वही मैंने कहा कि आपको भी मार्केट के हिसाब से बदलाव लाना पड़ेगा। आपको स्टैंड मार्केट में होना है, तो चाहे वो चाइना की कंपनी आए, चाहे वो अमेरिका की कंपनी आए, कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत जाती भी हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या बोलता है, आप क्या मार्केट में वो सेवा दे पा रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट, क्या उनको को कंपटीशन दे सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट में दमदार है और आप अगर सही सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई भी आते रहे, उल्टा मार्केट बढ़ता है। आप ये देखिएगा कि आप अगर कोई शॉपिंग करनी होती है, आपको अपने घर पे शॉपिंग करनी है, शादी की भी शॉपिंग करनी होती है, मेजर बल्क शॉपिंग करनी होती है, आदमी दिल्ली जाता है, बिल्कुल यहाँ से नहीं करता है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, तो जहाँ इंडस्ट्री बनी होती है ना, वहाँ फुटफॉल भी उतना ज़्यादा होता है, लोग आते भी, ग्राहक भी बढ़ते हैं उस हिसाब से। जहाँ एक ही दुकान होगी वहाँ आप अपनी शॉपिंग करने नहीं जाओगे। बिल्कुल। आप भी वहीं जाते हो जहाँ 150 दुकानें होती हैं कि मैं ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा। तो मैं तो कहता हूँ जहाँ बड़ी मंडी होती है ना, वहाँ काम करने में मजा आता है। क्या कभी आपको ऐसा लगता है, जैसे हम कई सारे मॉल देख रहे हैं, बड़े शहरों में तो ऐसे पॉसिबल हो रहा है, अभी उत्तराखंड उतना बड़ा डेवलप नहीं है, क्या कुछ समय बाद ऐसी आपकी प्लानिंग है कि एक ही छत के नीचे सारा ऑटो इंडस्ट्री का आने वाले समय में ऐसा कोई मॉल खुलने की नीड है क्या हमारे इधर? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कंपनी लेवल की पॉलिसी होती है। अच्छा। हम तो चाहेंगे कि हम एक ही जगह से सारी कंपनियां कर लें, लेकिन कोई भी ब्रांड अपने साथ, जो एक्सक्लूसिव ब्रांड होते हैं, बड़े ब्रांड होते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ दूसरे ब्रांड ही बिके। तो वो तो आने वाले टाइम पे कंपनियों की पॉलिसी है, अगर कंपनी अलाउ करेंगी तो आने वाले टाइम पे विचार करा जाएगा। लेकिन जैसे अगर आपकी ब्रांड, एक ब्रांड के साथ लॉयल्टी है, अगर वो ब्रांड नहीं चाहता तो हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। चाहते तो नई कार नहीं बेच सकते, पुरानी गाड़ियों में लोग यूज्ड कार बेचते हैं, हम ट्रू वैल्यू बेचते हैं, हम सारे ब्रांड्स की गाड़ी बेचते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन एज अ न्यू कार अगर देखा जाए तो लॉयल्टी रहती है, आदमी एक कंपनी का काम कर रहा तो एक ही कंपनी का काम करे। आपके द्वारा लगभग सैकड़ों युवाओं को जो रोजगार मिलता है, क्योंकि आप पूरे कुमाऊं में बहुत जगह आपकी जो है फिर आपने अपने आउटलेट खोल रखे हैं, क्योंकि आप कई सौ युवाओं को रोजगार देते हैं, तो कई चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। तो यूथ का काम करने का जो पैशन है आज की डेट में, या आपने जब शुरू करा था उस समय का, अभी और उसमें क्या आप अंतर मानते हैं? नहीं, यूथ वही मैंने बोला ना, दो प्रकार के यूथ मिल रहे हैं। एक यूथ तो है कि बहुत अग्रेसिव है काम करने में, और एक यूथ है काम ही नहीं करना चाहता है। तो वो जो काम नहीं करना चाहता ना यूथ, उसके साथ बड़ी थोड़ी सी समस्या है कि आप देखो, आदमी कहता है नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, अच्छे आदमी ढूंढो तो मिलते नहीं है। दोनों दोनों पहलू हैं। तो आदमी भी ढूंढ रहा है लोग नौकरी के लिए। जैसे आप किसी भी कंपनी से बात करो, वो कहता है मुझे रोज ऐड देखो, हायरिंग के ऐड होते हैं, इतने हायरिंग करनी है, इतने लोग हायर करने हैं, उनको आदमी नहीं मिल रहे, और लोग कह रहे हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो यूथ भी कुछ 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 प्रकार के यूथ है, कुछ मेहनती भी हैं जो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। एक बार आपने एक बात बोली थी, बहुत साल पहले की बात है, मुझे आज भी याद है, कि कंसल्टेंसी जो प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, उसके थ्रू जो बंदे आते हैं, या वहां तक बंदे ज्यादातर जो वही पहुंचते हैं जिन जो बड़ा आसानी से नौकरी पाना चाहते हैं, या मेहनत नहीं करते, या टैलेंट होता है तो उसको शायद नौकरी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बोली कि आपको भाई मेन पावर नहीं मिल रही और लोग कह रहे हैं कि भाई काम नहीं है। इसका मतलब आदमी काम करना नहीं चाह रहा। ये काम करने वाले भी हैं, मेहनती लोग भी हैं, और हम्म। कुछ लोग काम नहीं भी करना चाहते हैं। हम्म। तो अगर आदमी थोड़ा सा ना मेहनत करे, तो मुझे नहीं लगता कि रोजगार की कोई कमी है। हर आदमी अच्छे टैलेंट को ढूंढ रहा है, काम कराना चाहता है, और अच्छी नौकरियां रिटेन भी हो रही हैं। आप उत्तराखंड, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति टोटल पहाड़ी है, लगभग लगभग हम 80-90% पहाड़ से बिलोंग करते हैं। और आपने पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, शायद कई शहरों में आपकी जो है अपने खुद के आउटलेट हैं डीलरशिप के माध्यम से। तो वहाँ कैसे लोगों कितने लोगों को रोजगार लगभग दे रखा है, जिससे भाई इससे कहीं ना कहीं एक सोशल काम ही है, ये भी पलायन रुक रहा है इससे, अगर रोजगार वहीं मिल जा रहा है तो फ्यूचर में भी कुछ ऐसी और बड़ी प्लानिंग भी है? देखिए, रोजगार दे रखा है, काफी लोगों को रोजगार दे रखा है। जो पहाड़ों में हमने आउटलेट खोल रखे, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, बागेश्वर है, भवाली है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि लोकल का बंदा मिले, ताकि क्या है कि लोकल का बंदा लोगों को जानता है, लोगों जो हमारे ग्राहक आते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे लोकल के लोग काम करते हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा। और शुरू में हम उनको बुला के ट्रेनिंग्स वगैरह भी कुछ दिन हल्द्वानी बुलाते हैं, उनको सिखाते हैं। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको हम वहीं पर ही उसी आउटलेट में प्लेस कर देते हैं। फिर वो अपने अंडर और लोग हायर करते हैं अपने लोकल के ही। कोशिश ये रहती है कि लोकल के बंदे रहे, कि उससे खर्चे भी कम रहते हैं। यहाँ का बंदा जाएगा, उसको कमरा भी चाहिए होगा रहने के लिए, उसका रेंट चाहिए होगा, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा दोगे तभी जाएगा। बिल्कुल। हमारी भी कॉस्टिंग बचती है बिल्कुल। लोकल का बंदा हायर करने से, बिल्कुल। और उनको भी रोजगार मिलता है। बिल्कुल। तो उसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। तो और आने वाले टाइम पे हम कोशिश करेंगे। अभी तो हमने ऐसे हमारे एरिना की जगह पर हर जगह आउटलेट खोल लेके, नेक्सा अब हमारा कमिंग्स उसमें सही चल रहा है, तो अब हमने उसको अल्मोड़ा खोल दिया। आने वाले टाइम पे हम उसको पिथौरागढ़, बागेश्वर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक आउटलेट हम नेक्सा का भी खोलेंगे, तो वहाँ पे भी हमें आवश्यकता होंगी लोगों की। आपने अपनी लगभग कितने साल हो गए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करे हुए? नैनीताल जो मोटर के नाम से आपने करा था, जो एजेंसियां ली थी, अब तो आपके घर कई आउटलेट भी हैं और कई कंपनियां हैं। कितने साल हो गए? 16 साल पूरे हो चुके हैं। 2008 दिसंबर में हमने खोला था, वेरी गुड। और इस बार 17 साल पूरे कर लेंगे। आपने कई कंपनी से कई अचीवमेंट लिए हैं, कई अवार्ड आपने जीते हैं, कई हीरो रियल हीरो के भी अवार्ड मिले हैं तमाम। मारुति की तरफ से आपको सबसे बड़ा अवार्ड जो मिला होगा, क्योंकि हम ऐसा सुनने में आता है, देखने को भी काम के ऊपर जो मिलता है, कोई भी कंपनी देती है अचीवमेंट के ऊपर देती है। तो कौन से सन में आपको जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आप मानते हैं कि यार मुझे मारुति से ही मिला? मुझे 3 साल पहले मिला था, मुंबई में मारुति की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट मारुति का था। बाकी अवार्ड्स तो काफ़ी मिले हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए था। बहुत बड़ी बात, क्योंकि काम को सलाम होता है। और कोई भी कंपनी अगर बड़ी कंपनी है, क्योंकि चलती हुई कंपनी है, मारुति का ऐसा नाम है, इंडियन का ऐसा ब्रांड है जिसको हर घर में हर आदमी, भाई सीनियर हो, जूनियर हो, यूथ हो, हर आदमी मारुति से वाकिफ है। और आपने उस ब्रांड के साथ आप इतने समय से अगर काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है कि आप कंपनी को सेटिस्फाई भाई कर रहे हैं। नहीं तो बड़े ब्रांड को भाई डीलर की कभी भी ऐसा नहीं होता है, दिक्कत होती है। तो आप एक सक्सेसफुल जर्नी
के पीछे अगर हम श्रेय की बात करें, वैसे तो बहुत सारे मित्र भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, धर्मपत्नी भी होती है। अगर हम सबसे ज्यादा आपको जो मोरल सपोर्ट मिला, किसकी तरफ से मिला? फैमिली से मिला सबसे फैमिली ज़्यादा मॉरल सपोर्ट। जब मैंने ये काम खोला तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, शादी भी उसके बाद ही हुई है, तो पत्नी उसके बाद ही आई है। तो अच्छा, फैमिली से मिली, माता पिता से मिली, सबसे मिली, बहुत बढ़िया। बहनों से मिली, तो सबसे मिली, कजन अच्छा, ब्रदर से भी मिली। क्योंकि बिना मोरल सपोर्ट के कभी भी क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट तो चलिए बहुतों को मिलता है, लेकिन जो मोरल सपोर्ट होता है कि भाई मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, जैसे हम हमें कई बार सबको फील होता है कि यार जैसे होता है ना कि भगवान कहते हैं भाई तू आगे कर, हम काम करते हैं, ऐसे एक फैमिली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बट उनका भी। पेरेंट्स ने फ्री हैंड दिया, उन्होंने कहा कि भाई कर, नुकसान करेगा तभी सीखेगा। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस जताया कि भाई अगर करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। अगर इसी से ही कॉन्फिडेंस आ गया, एक दो बार नुकसान भी करा फिर सीख गया। अच्छी बात है। आदमी गलतियां जाने जाने में हो भी जाती हैं, और बिजनेस में तो अक्सर होती हैं, क्योंकि जान के तो कोई भी नहीं करता है। और आपने अपने इस बात को स्वीकार भी करा है कि भाई ये हुआ है एक दो बार, तो इसका मतलब भाई आदमी ऐसा नहीं है कि सीधा सोने की कटोरी या सोने की चम्मच लेके ही आदमी पैदा हुआ। आपने अपनी मेहनत से आप बल्कि डिजर्व करते हैं इस मुकाम को। यूथ के लिए आप क्या एक संदेश देते हैं आज की डेट में? और वो चाहे, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो इसको पूरा भारत सुन रहा है, पूरा विश्व में ये सब चीजें जाती हैं। एक यूथ का आगे क्योंकि जिस हिसाब से भाई इंडिया सभी को मालूम है यूथ का यहाँ बोलबाला है। और बिजनेस में क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं आप, दुनिया भर के, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, दुनिया भर के हर आदमी इसी कोर्स की तरफ जा रहा है, और उसके बाद एक प्रयास करता है कि भाई मैं भी अपना बिजनेस करूं। तो आप यूथ को किस बिजनेस की तरफ एक सजेस्ट भी करते हैं? अगर आप अपनी ओर से आपका अपना जो अनुभव है, तजुर्बा है, उसके हिसाब से आप किस बिजनेस की तरफ आप यूथ को कहना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? देखिए, इंडस्ट्री का चयन तो मेरे से बेटर मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि इसका सही जवाब, क्योंकि जो यूथ है वो आज की तारीख में इतना ज़्यादा एजुकेटेड है, इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है कि उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे हिसाब से उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आज उसको कोई इंटरेस्ट ना हो, जबरदस्ती किसी दुकान में बिठा दो तो वो नुकसान ही करेगा। उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी चीज़ का व्यापार करे, चाहे जॉब ही करे, ज़रूरी नहीं है व्यापार करे, आजकल बहुत अच्छे से जॉब भी मिलते हैं। जॉब करे चाहे व्यापार करे, इंटरेस्ट के साथ करे, पैशनेटली करे। और दूसरा, पेशेंस के साथ करे। पेशेंस ना खोए। 2 4 साल 5 साल लगते हैं कोई भी चीज़ को आप करते हो, एकदम रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मैंने पहले ही बताया था। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप ट्राई करो, सक्सेस मिलेगी मिलेगी। यूथ जिस हिसाब से नशे का शिकार हो रहा है, आज हम देख रहे हैं, आप भी देखते हैं, सभी देखते हैं हम लोग। यूथ जो है रोजगार तो चलिए एक सेकंड आ जाता है, पढ़ने के तुरंत बाद ही या पढ़ते टाइम ही जिस हिसाब से यूथ एक नशा ऐसा केंद्र बन गया है हर जगह का ही। हम खाली हल्द्वानी नहीं, समस्त की बात करें, देश की बात करें, तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? कैसे आपको लगता है कि यार यूथ को इस तरफ नहीं जाना चाहिए? कुछ आइडियाज दीजिए यूथ के लिए। देखो, मेरा मानना है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। अगर कोई यूथ काम करने लायक हो गया है और उसको काम नहीं मिल रहा है या वो दिन भर खाली बैठा है, तो गलत चीज़ों में पड़ेगा। अगर सही टाइम से सही चीज़ पर लगा दिया जाए, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं 20 21 साल का हुआ, मुझे काम का मौका मिला, मैंने काम किया। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा काम कर, नहीं कुछ नहीं तो पापा कहते थे भाई अब मेरे पास आके बैठ। अगर वो काम करता रहेगा, इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं जाएगा। काम नहीं करेगा, गलत संगति में पड़ेगा, तो नशा करेगा। मेरे ख्याल से उसको खाली छोड़ो ही मत। उसको इतना बिजी रखो, उसको टाइम ही ना मिले इन सब चीज़ों का। और एक बार जब पैसे का लालच आ जाता है, काम करने लग जाता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो फिर वो इस तरीके की चीज़ नहीं करेगा कुछ। ये बिल्कुल आपने फैक्ट जो बात आपने बताई, यूथ शायद इस बात को समझेंगे, क्योंकि आज हम जो भूपेश भाई को बुलाया है उसका सिर्फ यही हमारा एक मकसद है कि हमारे यूथ को एक सीख मिले, यूथ को एक प्रेरणा मिले। क्योंकि अगर हम हमारा यूथ सही दिशा में नहीं जाएगा, हम कितना भी जय जयकार कर दें या किसी की भी बहुत वाई वाई कर दें, ये देश ज़्यादातर यूथ सोचता है आज की डेट में कि एकदम से भूपेश जी एक बात और मेरे माइंड में, जैसे किसी चीज की कमी निकालनी होती है या आलोचना करनी होती है, या वो ऐसा नहीं कर रहा है, या अगर हम कह देते हैं जी ये हमारे
देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं करा, या उस बिजनेसमैन ने ऐसा नहीं ऐसा करना था, तो हम बड़ी आसानी से जो है दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ये कमी को। लेकिन खुद प्रयास करने की कोई आज की डेट में कोशिश नहीं करता। जब आदमी करता है तो उसके बाद गलती भी होती है और सफल भी होता है, दोनों बातें हैं। अगर तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट चल रहा है इस समय कि हम दूसरे पे ब्लेम बहुत इजी लगा देते हैं। तो इसको आप यूथ को कैसे गाइड करने की कोशिश करेंगे? ये बड़ी बात है ये। ब्लेम तो देखो कोई भी लगा सकता है, किसी भी लगा सकता है भाई, स्वतंत्र है आदमी, यही डेमोक्रेसी है भाई। आज जब इंडिया मैच खेल रही होती है, विराट कोहली को लोग सिखा रहे होते हैं ऐसे मार, तो फिर मोदी जी को भी सिखा देते हैं लोग कि ऐसे करो। लेकिन जो सही सीट पे बैठा है उसको इतने प्रेशर में ये पता, उसको बैट्समैन को ये नहीं पता होता कि उसको पता है कि उसके लिए क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है। हम बोल सकते हैं, लेकिन जब हम मैच में खुद खेलने जाएंगे ना, तो शायद हम 2 रन भी ना बना पाए। हकीकत बात, बिल्कुल। तो अब क्रिटिसाइज तो हम किसी को भी कर सकते हैं भाई। अब लेकिन ये ना, वही आदमी अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उसकी वाहवाही भी करते हैं, फिर यही लोग हैं उनकी वाहवाही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अब इन सब चीजों आलोचनाओं से नहीं डरना चाहिए। आदमी कर्म करे अपना, नेगेटिव मार्किंग होगी तो प्लस भी उसी को मिलेगा। हाँ, अगर वही सक्सेस हो जाता है तो फिर कहते हैं अरे हम तो पहले ही कह रहे थे। हाँ। अगर वो फेल हो जाता तो हम पहले ही उसको कह देते हैं अरे हम तो कह ही रहे थे, कर ही अब नहीं वही सकता। होता है कि भाई हाय हाय करते हैं प्लेयर के लिए लोग, जैसे ही वो आउट हो जाता है वही छक्का मार देता है अगली बॉल पे, तो उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं होता। दूसरा भूपेश जी, जिस हिसाब से ऑनलाइन का खेल हो रहा है आज की डेट में, ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं ऑनलाइन डिजिटल। यूथ ने एक क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो इसलिए आपसे ये बात पूछना चाहूंगा। जैसे आदमी ऑनलाइन सोचता है मैं ज्यादा पैसा कमा लूं, और उसी कारण कई अभी देखा मैंने हाल में ही, एक हमारे हल्द्वानी में ही एक ने सुसाइड भी करा। डिजिटल प्लेटफॉर्म में पैसा बहुत आदमी इजी लगाने की तरफ भागने लग गया, फिजिकल वर्क करने से ज्यादा। क्या कर रहा है जी? वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। क्या कर रहा है जी? मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जा रहा है। मतलब प्लस की बात करें तो 1-8% शायद सक्सेस हो रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं रखते हैं। लेकिन आप जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और पढ़े लिखे हैं, आपको ज्यादा हो सकता है इसका आइडियाज भी हो, चाहे आप कर रहे हो ना कर रहे हो। तो यूथ को ये ऑनलाइन चीजों से जो बड़ा इजी टास्क ढूंढ रहा है कि मैं रातों रात जो है, ये सब जुआ टाइप का ही आप कह लीजिए उसको। अभी हम देखते हैं मैच आईपीएल के दौरान ही देखा, दुनिया भर के सट्टा लग रहा है। और ओपन अब तो गवर्नमेंट भी उस सट्टे को लीगली जैसे कह लीजिए आप उसको, वो भी एक जुआ ही है। एक दुकान में पत्ती खेल रहे होते हैं तो उसको आदमी कह देता है कि ये जुआ खेल रहा है। तो अब तो सरकार ने समझ लीजिए परमिशन दे रखी है एक तरीके से ये ऑनलाइन सट्टा लगाने की। तो यूथ लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत पीछे होता जा रहा है, अपना बहुत नुकसान कर रहा है। तो इसको आप क्या एक संदेश देंगे यूथ के लिए? देखिए, इस पर संदेश मैं यूथ को साथ साथ सरकार को भी देना चाहूँगा कि थोड़ा सा इन जो चैनल्स ये आते हैं, ये जो भी आपके ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो जुए को प्रमोट कर रहे हैं या जो एडवर्टीजमेंट हो रही है, थोड़ा सा कोई इनके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए, तो थोड़ा सा सख्ती करी जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर एक आदमी कोई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जीतता है तो उसकी ऐसी पब्लिसिटी करते हैं पूरे एरिया में कि भाई ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कुछ काम ही नहीं है। तो बिल्कुल। आदमी जिस चीज़ पब्लिसिटी होती है आदमी उसी की तरफ भागता है। तो और उनका भी देखिए, वो जो गेम चला रहे हैं उनका मैनेजमेंट देखिए इतना बढ़िया है कि वो अगर उनको 100 इनाम निकालने होंगे तो वो एक जगह से नहीं निकालते। वो हर ज्योग्राफी से एक एक, हर स्टेट से आसपास से एक एक आदमी चुनते हैं और निकालते हैं, ताकि हर एरिया में जाए कि यार यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई जीता है। तो जैसे ही पता लगता है कि हमारे यहाँ से कोई जीता है, उसको देख के 1000 2000 100 रुपये, 100 200 400 लोग लगाते हैं। तो उनको लगता है यार जब ये जीत गया तो मैं भी जीत सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे शराब की खुल के ब्रांडिंग नहीं होती है, पीता है सबको पता है कि ये हानिकारक है, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। ऐसी कोई ना कोई लाना चाहिए, गवर्नमेंट को सख्त लेकिन कानून लाना इसमें चाहिए कि इसमें थोड़ा सा। इसमें भूपेश जी ऐसा भी तो है कि आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है, इसीलिए हम आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी कीमत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर विनर 90% हमने देखा, जो अभी आजकल आईपीएल में देखा आपने, विनर वही होते हैं जो वो उन्हीं को निकालते हैं जो पुअर हो। एक संदेश जाए, अच्छा रिक्शे वाले का, अच्छा वेटर था यार, वो तो उसने 20 लाख कमा दिए, नहीं, 50 करोड़ कमा दिए। वो भी आपका वो भी कहना सारा ठीक गेम है, है। वो आपका कहना ठीक है, लेकिन वो भी ना, जैसे मान लो ऐसा नहीं निकालेंगे कि दिल्ली से ही निकाल दिए सारे, ये हाँ, मुंबई से बिल्कुल कोने निकाल कोने से दिए, निकालेंगे। एक उत्तराखंड से कुमाऊं से भी निकालेंगे, एक कोई आपका वो गढ़वाल से भी निकाल देंगे, राइट। एक ये यूपी से कहीं से निकालेंगे। तो मतलब ये ज्योग्राफी भी ऐसे से करते हैं कि हर एरिया में इनका इन्फ्लुएंस पहुंचे कि भाई हाँ, एक राइट। जीता है, आप ही के बीच में से कोई जीता है, ताकि लोगों को लगे यार यार ये जीत गया, मैं भी जीतूंगा।
अभी तो सेलिब्रिटियों को ऐड जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, ये भी एक भाई हमारे देश के लिए मुझे लगता है हानिकारक है। अगर भाई इतना बड़ा जिसको हम आइडियल मानते हैं, मान लीजिए किसी प्लेयर को हम आइडियल मानते हैं, हम नाम में नहीं जाते हैं, और भाई होता है कि यार इस देश का नाम रोशन करा, वो तुरंत अगर कोई बड़ा अचीवमेंट लेता है और उसके दूसरे चौथे दिन देखते हैं जी वो जुए का ऐड कर रहा होता है। तो ये एक सरकार को तो खैर बिना परमिशन के तो ये सब चीजें है ही नहीं। तो ये मुझे लगता है यूथ को कहीं ना कहीं अगर रोकने के लिए वो ये है। सब चीजें पहले तो उसको खुद ही सोचना चाहिए। भाई पैसे देखिए, देश हमारा कब आगे बढ़ेगा? हर चीज में हम स्वार्थ रख लेंगे, हर चीज में हम अपना पैसे पैसा रखेंगे। भाई जिसके पास अगर दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, तो उसको ये भी देखना है। बहुत प्लेयर ऐसे हैं, जब गर्व से कहते हैं आज सचिन तेंदुलकर, भाई जिंदगी में कभी उन्होंने पान मसाले का ऐड नहीं करा, कोई जुए का ऐड नहीं करा। ऐसे बहुत सारे ऐसे नामचीन है, और कई ऐसे बड़े प्लेयर हैं या बड़े सेलिब्रिटी कहे हम, आर्टिस्ट हैं, जो उन्होंने, जिनको लोग भगवान भी मान लेते हैं, वो आते हैं तो लोग पाँव छू लेते हैं, और वो बड़े बड़े दुनिया भर के ऐसे ब्रांड, चाहे वो नशा हो चाहे जुआ हो, उन सब की ब्रांडिंग करते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे देश का कि अब ये तो, यूथ के। अब ये सर, इसमें तो देखो अपने अपनी सोच है। अब जो कर रहा है इंडोर्स ब्रांड को, अब उसको देखना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से क्या मैसेज सामने वाले को दे रहा हूँ। अब वो तो, अब ये ना कि किसी के दिल में झांक के तो कह नहीं सकते बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। अब वो तो अपनी अपनी सोच है, क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। ऐसे ही यूथ को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी कुछ हो, कोई भी अगर कोई मैसेज दे रहा है तो भाई अपने सही गलत क्या है उसे खुद डिसाइड करना पड़ेगा। वो किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी ऐड देखता है, कुछ भी देखता है, तो वो एकदम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे ना भाई। उसको उसको भी तो अपनी दिमाग, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगी भाई, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। भाई जीतने वाला एक होता है, वो जीतने वाला पैसा कहाँ से आता है? जो आप लोग 1000 लोग हारते हैं उनमें से कोई एक लोग जीतता है। तो 999 लोग हारे हुए हैं, 999 लोग फेल हुए हैं, तब एक आदमी पास हुआ है। तो उस एक को मत देखो, उस 999 को देखो जो बर्बाद हुए हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और इसमें एक जो बिल्कुल ज्वलनशील जैसे मुद्दे होते हैं, और ज्वलनशील समस्या की बात करें सोशल मीडिया में, अभी मैंने पहले भी एक जिक्र छेड़ा था, क्या इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? थोड़ा त्याग तो देखिए करना पड़ता है पेरेंट्स को, क्योंकि हम दिन भर देखते हैं कि रील्स में, फेसबुक में या व्हाट्सएप, जिस एक्स वाई जेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए अब तो, कहीं तो हमें पता भी नहीं है, दिन भर यूथ उसमें अंगेज हो जा रहा है। क्या फिर बाद में वो, जाहिर सी बात है, शौक पूरे करने के लिए उल्टे सीधे काम करता है, और फिर उसके बाद कोई हादसा हो जाता है तो फिर आदमी बोलते हैं कि यार सरकार क्या कर रही थी, या प्रशासन क्या कर रहा था, या समाज क्या कर रहा था। तो पहली जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भी बनती है। बिल्कुल। तो अगर पेरेंट्स, भाई हम स्टार्टिंग में अगर किसी को डांट के या जैसे भी एक्स वाई जेड तरीके से अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, बाद में तो एक बार वो गलत उस पर चला गया शायद, फिर तो कंट्रोल होना टफ होता है। तो पेरेंट्स को लेकर के भी आप एक संदेश दीजिए। देखो मैं थोड़ा सा कहता हूँ, पेरेंट्स का देखो रोल बहुत बड़ा होता है, अपने हम्म, बच्चों को कैसी परवरिश देनी है। लेकिन खाली डांटना ही एक हल नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपका बच्चा है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आप जितना उसको टाइम दोगे ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ माँ बाप टाइम नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से माँ बाप टाइम दें, तो उसको पता लग जाएगा कि उसको बच्चे को डांट की ज़रूरत है या प्यार की ज़रूरत है। एक घर में 5 लोग हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है सभी घरों की, हम्म, चाहे कोई भी हो, 5 घरों में 5 फोन है, क्योंकि अब बच्चों को भी फोन ऑथराइज हो गए किस्म का। ऐसा मान हम्म, लीजिए, अगर छोटा है तो फोन मिल रहा है, बड़ा है तो मिल रहा है। छोटा है तो वो माँ बाप परेशान कर रहा है, तो उसको, भाई वो अपने बिजी है तो उन्हें फोन दे दे रहे हैं, बच्चा गेम खेलता रहे, फिर वो हैबिट में पड़ जाता है। और हम आधा घंटा भी पूरे दिन भर बच्चों से बात नहीं करते हैं, हम क्या सभी एक्स वाई जेड कह लीजिए। तो बच्चा फिर अपने आप को फिर फ्रीलांसर महसूस करने लग जाता है। तो ये एक जो चल रहा है इस समय, और कई जगह तो मुझे लगता है ये प्लानिंग के तहत भी हो रहा है। अगर हम इसको बहुत डीपली अगर जाएं, हमें आदत डाली जा रही है, स्वीट पॉइजन जैसे होता है ना, कि अफीम का एक भाई नशा पड़ गया। आज अगर हमें लगता है कि यार 350 रुपए में हमें जी पूरा महीना फ्री मिल रहा है, हम उसका यूज कितना कर रहे हैं? हम 350 सस्ते में मिल रहा है, हम उसकी तो शाबाशी दे दे रहे हैं। 3 लाख रुपए का जो महीने का नुकसान कर रहे हैं, या 30,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, आदमी के कहने के लॉस है भाई, टाइम वेस्ट। आप अभी मैं बैठा हूँ, अगर अभी मैं कुछ सोशल नेटवर्क खोल लूँ तो रील चलने लग जाती है। आधा हाँ घंटा कब निकल जाएगा हाँ, पता नहीं एग्जैक्टली। लगेगा। हम अपने जो काम का टाइम है उस पर रील देखने में निकाल दे रहे हैं। हाँ कई बिल्कुल। बार ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर हाँ मैं कई बार फेसबुक या कुछ कोई भी ऐप खोलता हूँ और ऐसे देखने लग जाता हूँ, तो कोई रील वील चली होती है, तो फिर वो दूसरी चला दी, तीसरी हम्म। चला दी, चौथी चला दी। तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ये तो है ही, लेकिन अब यही है ना कि हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमें कितना टाइम अपना वेस्ट अच्छा, करना इन है। कंपनियों की एक इतनी स्ट्रांग प्लानिंग है, मैं तो बड़ा ताज्जुब मानता हूँ। अगर मैं आदमी हूँ, मुझे अपनी बात करनी है, और मुझे लगता है कि अगर मानो सपोज करो कि मैं अपनी मिसेस के लिए कोई संदेश देना चाहूँ, या उसकी उसकी कमी दिखाना चाहूँ, तो वो वही चीज मेरे को मेरा फेसबुक दिखा रहा है। और उस सामने वाली अगर महिला को की बात करें, उसको मेरे प्रति जो है
ये चीज दिखा रहा है कि तेरा पति गलत है सपोज। तो इतना ज्यादा हाईटेक हो चुका है ये सॉफ्टवेयर की बात करें, ये प्लानिंग है। औरतों को अगर मुझे लगता है कि यार किसी औरत की कमी दिखानी है तो मैं खुश हो जाता हूँ। अगर उस औरत को सामने वाली कोई भी है उसको लगता है कि यार आदमियों को कमी दिखानी है, वो उसमें खुश हो जाती है, क्योंकि हमें एंगेज करना है उसको कुल मिला करके कि भाई इससे हम अगर दिन में, मैं कई बार हम शाम को बैठे भी होते हैं तो आजकल अब हमें तो इतना ज्यादा टेक्निक नहीं बता दी, तो बच्चे बता देते हैं आपने कितने घंटे फोन यूज करा और कितने मिनट आपने फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा, ये देखा वो देखा। अगर कोई हम फेसबुक अगर 5 घंटे यूज कर रहे हैं तो फेसबुक का मतलब क्या है, टाइम भाई कहीं ना कहीं हम फेसबुक में ऐसी कोई काम की चीज तो होती नहीं, ठीक है थोड़ा सोशल मीडिया है तो 10-5 मिनट में ही हम पूरा दिन यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 घंटे में आदत पड़ रही है तो वो रील की वजह से पड़ रही है। वो कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ये थोड़ा समय को देखना पड़ेगा, कि हमें खुद समझना पड़ेगा। हमारे कोई समझाने तो आएगा नहीं, भाई कंपनियां तो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, भाई फोन वाला फोन बेच रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको सोचने का विषय है। अगर हम टाइमली समय नहीं सोचा तो आने वाले समय में दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हमारी तमन्ना थी कि हम अपने यूथ के लिए भी, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेज नहीं है हमारा, हमारे लिए सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब के लिए ओपन है। और आप एक यूथ को संदेश देने आप आज हमारे बीच में आए, एक प्रेरणा का काम करेंगे यूथ के लिए। मैं अंतिम में आपसे जो है आपकी गूंज में आपने जो समय दिया और आपकी गूंज के लिए आप एक संदेश के रूप में, क्योंकि दर्शक भी देखेंगे और कुछ आपको लगता है कि हमें एक संदेश दिया जाए, तो अंतिम में आप। मैं आपको बस फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। बाकी आपके आप कह रहे हैं, मैं मुझे आप इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं जिसके शायद मैं इसके लायक नहीं हूँगा अभी, लेकिन मेरे से जो भी आपने पूछा, जो मेरे दिमाग में आया उस हिसाब से मैंने जवाब दिया। मैं कोई प्रोफेशनल बोलने वाला भी नहीं, वक्ता भी नहीं हूँ। आपने कहा, मैं आ गया। आप हमारे मित्र हैं, हमने अपना टाइम दे दिया। आगे भी कभी आप टाइम मांगेंगे तो हम देंगे। बाकी मैं कोई ऐसा यूथ आइकन नहीं हूँ। आप धन्यवाद, आप मुझे इस लायक मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है इसमें धन्यवाद नहीं। देखिए हम टीवी में बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को देख करके मोटिवेट होते हैं, हम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। अगर हमारे सामने कोई हमारा अगर बीच का आदमी है, मैं सभी के लिए एक बात भी बोलूंगा, अगर हमारे बीच का अगर कोई हमारा मित्र, हमारा परिचित या हमारे समाज का कोई भी हो, चाहे हमारा नोन हो ना हो, उससे मतलब नहीं है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर किस मुकाम पर पहुंचा, हमें पहली तारीफ उसकी करनी चाहिए। क्योंकि हम दूसरे को टीवी में देखकर उसने क्या करा, अब रियलिटी उसकी कब क्या होगी, कैसे पहुंचेगा, वो हमें नहीं मालूम। ना तो हमें समय देगा, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी सक्सेस हो गया, हम उसके पास तो नहीं जा सकते, उतना समय तो नहीं हमें वो देगा। लेकिन हमारे बीच का कोई रियल हीरो है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो मेरी नज़र में आप रियल हीरो है, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया। और आपको इसी समय देने के लिए, इस चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।